आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के 2 ग्रेजुएट हलकों के इंतखाबात के लिए 14 मार्च इतवार को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक पोलिंग होगी। पोलिंग की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। दोनों हलकों में भारी तादाद में उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हैदराबाद रंगारेड्डी महबूबनगर ग्रेजुएट हलके के लिए 93 उम्मीदवार और नलगुंडा वरंगल खम्मम हलके के लिए 71 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। दोनों हलकों के लिए जंबो बैलेट पेपर तैयार किया गया है। इन दोनों ग्रेजुएट हलकों के लिए 14 मार्च को रायदही और 17 मार्च को वोटों की गिनती होगी। रियासत में तेलंगाना कानून साज काउंसिल के अहिया के बाद इतनी बड़ी तादाद में पहली मरतबा उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं। हल्के हैदराबाद रंगारेड्डी महबूबनगर में 3,31,268 वोटर्स हैं, जिनके लिए 799 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं। इस तरह हल्के नलगुंडा वरंगल खम्मम के हदूद में ज़ायद 5 लाख राय दहिंदे हैं, जिनके लिए 731 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं। 80 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद, माजूरीन और कोरोना मरीजों के लिए पोस्टल बैलेट के जरिए राय दही का अमल मुकम्मल कर लिया गया। दोनों हलकों में अहम सियासी जमातें TRS, BJP और कांग्रेस के आज़ाद उम्मीदवारों से सख्त मुकाबला दरपेश है। हैदराबाद ग्रेजुएट हलके में माहिर तालीम व साबिक प्रिंसिपल अनवर खान भी मुकाबले में हैं, जिन्हें अक़लियतों के अलावा दलित, BC और मुख्तलिफ तंजीमों की तायद हासिल है। इस हलके से BJP से मौजूदा रुकने काउंसिल रामचंद्र राव, कांग्रेस से साबिक वजीर G चिन्ना रेड्डी और तेलुगु देशम से पार्टी के रियासती सदर L रमना मुकाबले में हैं। इसी तरह वरंगल हलके से TRS के रुकने काउंसिल पल्ले राजेश्वर रेड्डी, कांग्रेस से रामुलु नायक, BJP से परमेंदर रेड्डी मुकाबले में है। जबकि इस हलके से तेलंगाना जन समिति के उम्मीदवार प्रोफेसर कोदंडराम, मशहूर सहाफ़ी तीनमार मल्लन्ना, रानी रुद्रम्मा देवी, चेरुकु सुधाकर भी किस्मत आजमा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के जराये ने बताया कि काउंसिल के इंतखाबात में तरजीह बुनियाद पर वोट देना होगा। बैलेट पेपर पर तमाम उम्मीदवारों के नाम सिलसिलावार असास पर तेलुगु और अंग्रेजी में दर्ज रहेंगे। नाम के बाजू एक बॉक्स रहेगा। राय दहिंदे को मज़कूरा बॉक्स में तरजीह वोट देना होगा। तरजीह वोट हिस्सों यानी 1, 2, 3, 4 की शक्ल में दर्ज करना होगा। पोलिंग सेंटर पर ओहदेदारों की जानिब से उदय रंग के स्केच पेन से ही बॉक्स में तरजीह नंबर दर्ज करना होगा। राय दहिंदों को अपना पहला तरजीह वोट लाजमी तौर पर दर्ज करना होगा। इसके बाद बैलेट पेपर में सिलसिलावार असास पर दर्ज दीगर उम्मीदवारों को तरजीह नंबर दे सकते हैं। ओहदेदारों ने मजीद बताया कि राय दहिंदों को तरजीह वोट देते हुए किसी एक भी हिस्से को नहीं छोड़ना चाहिए। तमाम तरजीह नंबरात सिलसिलावार होने चाहिए। बसूरत दीगर दरमियान में छूटे जाने वाले हिस्से तक की वोट का शुमार होगा। इसी तरह एक उम्मीदवार को एक ही तरजीह वोट देना चाहिए। एक ही तरजीह वोट 2 उम्मीदवारों को देने पर वो वोट गैर कारगर तस्वुर किया जाएगा। रियासती बजट इजलास के पेश नज़र रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने हुकूमत के आला ओहदेदारों और पुलिस ओहदेदारों के साथ इजलास की तैयारियों के सिलसिले में जायज़ा इजलास मुनक्किद किया। इजलास के दौरान लॉ एंड ऑर्डर और कोविड-19 के कवायद पर अमल आवरी पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने सबको ताउन करने की अपील की। अरकान को आज़ादाना तौर पर शिरकत को यकीनी बनाया जाएगा। गुज़िश्ता इजलास के ज़ेरे इल्तवा सवालात का फ़ौरन जवाब देने की ओहदेदारों को हिदायत दी। कोविड-19 के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की उन्होंने दरख्वास्त की। ये कवायद अरकान और अमले के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमल की जा रही हैं। हर एक के लिए मास्क को लाजमी करार दिया गया है। असेंबली को 2 बार सैनिटाइज किया जाएगा। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि हर एक के लिए कोविड टेस्ट लाजमी होगा। अगर किसी को कोविड टेस्ट मुस्बित आता है तो उसे असेंबली के अहाते में नहीं आने दिया जाएगा। पुलिस ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि लॉ एंड ऑर्डर के सख्त इंतजाम किए जाएं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक्स 2 अवामी शुबे के बैंक्स के मुजवज़ा निजीकारी के खिलाफ 15 और 16 मार्च को 2 रोज़ा मुल्कगिर हड़ताल के बाद इजलास मुनक्किद करते हुए आइंदा के लाहे अमल पर तबादला ख्याल करेगा। इस बात की इत्तला ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी CH वेंकटचलम ने यूट्यूब सहाफ़ी को चेन्नई में दी, जिन्होंने ऑनलाइन इंटरव्यू उनके साथ लिया था। जब उनसे
हुकूमत के उनके मुतालिबे पर रजामंद ना होने पर अगले कदम के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि आप क्या समझते हैं कि इस इंटरव्यू के दौरान मैं हमारी हुकूमत हिकमत अमली और आइंदा के लाहेअमल के बारे में तबादला ख्याल करूंगा। इस बात का फैसला UFBU हमारे इजलास में करेगा। UFBU की जानिब से फैसला लिए जाने के बाद ही इस बात की इत्तला मीडिया को दी जाएगी। एक और सवाल पर उन्होंने कहा कि 2 रोज़ा हड़ताल से मरकजी हुकूमत अपने फैसले को तब्दील कर देगी तो उन्होंने कहा कि मैं कोई जोशी नहीं हूं, मैं ट्रेड यूनियन लीडर हूं, मेरा फ़र्ज़ है कि हुकूमत के गलत फैसले की मुखालिफत करना। मैं पुरुम्मीद हूं, मैं यकीन करता हूं कि हम कामयाब होंगे क्योंकि हमारी ये मुखालिफत मंतकी और हकीकी है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन का बाज़ नामालूम अफराद ने नकली ईमेल तैयार किया है और इस ईमेल के जरिए तेलंगाना डिजिटल मीडिया के डायरेक्टर को एक मेल भी गया। इस मेल में सिविल सप्लाईज महकमे पुलिस के अलावा दीगर महकमों में मुख्तलिफ जायदादों के मखलूआ होने का तस्करा किया गया है। इस ईमेल के मौसूल होने के बाद मुतल्लिका डिपार्टमेंट ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के जिम्मेदारों को इसकी इत्तला दी, जिस पर पब्लिक सर्विस कमीशन के सेक्रेटरी ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में नकली ईमेल की तैयारी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। साइबर पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी ने कहा है कि भैंसा की यह हालत देखकर इंतहाई तकलीफ हो रही है। हाल ही में भैंसा में हुए फिरकावाराना तशद्दुद के इलाकों का उन्होंने दौरा करते हुए कहा कि सियासी मफादात के लिए पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को हवा देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में कितनी भी बड़ी शख्सियतें मुलविस क्यों ना हो, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। తమ్ముడు సెక్రటరీ టైప్ जलाए एक आप होशियार थे भाग गए कितने लोग 5 लोग पहचानते किसी को येलो कलर प्लास्टिक తర్వాత వాళ్ళు అక్కడికి పోవడానికి పోతే అక్కడ అప్పుడు అక్కడ నుంచి ఒక టీం వచ్చేసి అంటే 8 वजीर फाइनेंस हरीश राव ने हैदराबाद में प्रॉपर्टी शो का इफ्तिताह करने के बाद खिताब करते हुए बताया कि मुल्क भर में कोरोना वबा के बाद मुल्क की मईशत पर बुरा असर पड़ा, लेकिन वजीर आला चंद्रशेखर राव की दानिशमंदाना क़यादत और वक्त पर फैसला लेने की वजह से तेलंगाना और हैदराबाद बड़ी हद तक इससे महफूज रहा। उन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी शो का इनेकाद काबिल सताइश इसलिए है क्योंकि एक ही छत तले छोटे बजट से लेकर बड़े बजट तक के मकानात, फ्लैट्स, विला और अराजियात खरीदने का मौका मिलता है। హైదరాబాద్ లో ఇవాళ రీజనల్ రింగ్ రోడ్ కూడా రాబోతా ఉంది. మనకు త్వరలోనే రీజనల్ రింగ్ రోడ్ పనులు ప్రారంభం కాబోతా ఉన్నాయి. ఇప్పటికే మన ఓఆర్ఆర్ పూర్తి చేసుకోవడంతో పాటు ఇప్పుడు రీజనల్ రింగ్ రోడ్ పనులు ఈ వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరం అంటే ఏప్రిల్ నుంచి వచ్చేటువంటి ఆర్థిక సంవత్సరం నుంచి రీజనల్ రింగ్ రోడ్ కూడా ప్రారంభం కాబోతా ఉంది. ఒకసారి రీజనల్ రింగ్ రోడ్ ప్రారంభమైతే ఇంకా బాగా హైదరాబాద్లో మార్కెట్ పుంజుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఇంకా పెద్ద ఎత్తున ఇన్వెస్టర్లు హైదరాబాద్కి వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో దీని అంతటికీ కూడా ఇలా ముఖ్యమంత్రి గారు ధరణి అనేటువంటి ఒక మంచి కార్యక్రమం దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ధరణిని తీసుకొచ్చింది. ధరణి వల్ల ఏమైందంటే పారదర్శకత పెరిగింది. ఇంతకుముందు ఒక ఓనర్ ఇద్దరికి అమ్మడం, ఆ ఇద్దరు సివిల్ కోర్టు చుట్టూ తిరిగి సంవత్సరాల తరబడి ఇబ్బంది పడేవారు. కానీ ఇప్పుడు ధరణిలో అలాంటి డబుల్ రిజిస్ట్రేషన్స్ కానీ, శిఖం భూములు అమ్మడం కానీ, ఎండోమెంటు వక్ఫ్ భూములు అమ్మే కార్యక్రమం కానీ ఇలాంటి వాటికి ఎక్కడ ఆస్కారం లేదు. ఇవాళ ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా ధరణిలో ఆన్లైన్లో చూసుకోవచ్చు ఈ భూమి ఎవరిది, ఈ భూమి యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంది చూసుకొని కొనాలనుకునేవారు కొనుక్కునేటువంటి వెసులుబాటు కలిగేది. ఇంతకుముందు ఏంటంటే చాలామంది పాపం ఇతర దేశాల్లో ఉండేవారు ఇన్నోసెన్సు తెలియక కొన్ని ప్రభుత్వ భూములు కొనుక్కోవడమో శిఖం భూములు కొనుక్కోనో చాలా ఇబ్బందులు పడ్డటువంటి పరిస్థితులు గతంలో చూసాం. కానీ ఇలా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఇలాంటి వాటికి అవకాశం లేకుండా అత్యంత పారదర్శకమైన విధానాన్ని ధరణి అనేటువంటి విధానం తీసుకొచ్చారు. అండ్ ఇది పారదర్శకత
అవినీతి రహితంగా వేగవంత హైదరాబాద్లో ఇవాళ రీజనల్ రింగ్ రోడ్ కూడా రాబోతా ఉంది. మనకు త్వరలోనే రీజనల్ రింగ్ రోడ్ పనులు ప్రారంభం కాబోతా ఉన్నాయి. ఇప్పటికే మన ఓఆర్ఆర్ పూర్తి చేసుకోవడం. तेलंगाना पीसीसी के सदर व रुकने पार्लियामेंट नलगुंडा उत्तम कुमार रेड्डी ने हुक्मरान जमात टीआरएस पर काउंसिल के इंतखाबात में धांधलियां और बेकायदगियां करने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने आज पार्टी के उम्मीदवार जी चिन्ना रेड्डी और दीगर कायदीन के साथ रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर शशांक गोयल से मुलाकात की और टीआरएस की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ मुख्तलिफ अखबारात में करोड़ों रुपए के इश्तिहारात की तहकीकात करवाने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी सैकड़ों करोड़ रुपए इश्तिहारात पर खर्च कर रही है। उन अखराजात पर इनकम टैक्स के जरिए तहकीकात करवाने पर जोर दिया। बाद अज़ां प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि स्कूल बसों को इस्तेमाल किया जा रहा है। हर जिले में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की जा रही है। उन्होंने कहा कि काउंसिल के इंतखाबात में सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने सरकारी मुलाजिमीन की तंजीमों से बातचीत की और उन्हें 29% फिटमेंट का वादा किया। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि सरकारी मुलाजिमीन किसी भी सूरत में 29% फिटमेंट को कबूल नहीं करेंगे। मुलाजिमीन को 43% फिटमेंट की अदायगी तक कांग्रेस जद्दोजहद करेगी। అటువంటి కార్యక్రమాలు ఆపేయాలని చెప్పి మన ఈ డబ్బుల పంపిణీ ఈ మద్యం విషయం ఆపేయాలని చెప్పి ఎలక్షన్ చెప్పడం. అదేవిధంగా వేల కాలేజీలు స్కూళ్ళ యాజమాన్యాలు బెదిరించి ఈ 7 ఏళ్ల పాటు కాలేజీలు స్కూళ్ళని అనేక విధాలుగా అవమానపరిచి పోలీసులను పంపించి ఈ కాలేజు ప్రైవేట్ కాలేజీలు ప్రైవేట్ స్కూల్స్ భయంతో 29% లీక్ ఓడగొడితే 43% కంటే ఎక్కువ వస్తున్న విషయం ఎక్కువ. कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने आज असेंबली बजट इजलास के आगाज के पेश नज़र पार्टी के अराकीन मुखन्ना और दीगर कायदीन से मुशावरत करते हुए लाहे अमल को खतियत दी। INN से बात करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि कांग्रेस पार्टी रियासत से बेरोजगारी के खात्मे के प्रोजेक्ट ITIR की मनसूखी पर ऐवान में हुकूमत का मुआखजा करेगी। भट्टी ने कहा कि अगर ITIR प्रोजेक्ट तकमील को पहुंचता तो 2,30,000 करोड़ की सरमायाकारी और 50 लाख तालीम याफ्ता नौजवानों को रोजगार फराहम होता। कांग्रेस पार्टी ने मरकज से जबरदस्त जद्दोजहद के बाद इस प्रोजेक्ट को तेलंगाना के लिए हासिल किया था, लेकिन टीआरएस पार्टी ने उस प्रोजेक्ट के लिए DPR मुअय्यना मुद्दत के दौरान फराहम नहीं किया, जिस पर मरकज की बीजेपी हुकूमत ने रियासत के इस बाविकार प्रोजेक्ट को मनसूख करते हुए तेलंगाना को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी किसानों के मसाइल, पेद्दपल्ली के मंथनी में एडवोकेट जोड़े का कत्ल और रियासत में अमन व अमान की सूरत हाल पर ऐवान में हुकूमत से जवाब तलब करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने पीर से शुरू होने वाले असेंबली के बजट इजलास में भैंस में रौनुमा फिरका वाराना फसादात, बेरोजगार नौजवानों को भत्ते की इजराई और मुलाजिमीन की PRC जैसे मसाइल को उठाने का ऐलान किया। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने आज तेलंगाना कानून साज असेंबली में पार्टी के नुमाइंदगी करने वाले 2 अरकान असेंबली रघुनंदन राव और राजा सिंह के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए आने वाले बजट इजलास में पार्टी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। जराये के मुताबिक इस इजलास में बंडी संजय ने पार्टी के अरकान असेंबली को मशवरा दिया कि वो हुकूमत की नाकामियों और अवामी वादों से इनहराफ जैसे मसाइल को ऐवान में पेश करें। उन्होंने रियासत में बढ़ती हुई बदनुमानियों के मामलात को भी ऐवान में पेश करने का मशवरा दिया। बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए रुकने असेंबली रघुनंदन राव ने इल्ज़ाम लगाया कि हैदराबाद की आमदनी को चंद्रशेखर राव, KT रामाराव और हरीश राव अपने हलकों में मुंतकिल कर रहे हैं। రికమెండ్ చేసినటువంటి పర్సెంటేజ్ ఎంత, దాన్ని తిరిగి ఎందుకు తగ్గించినారు, తిరిగి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఉద్యోగ సంఘాలతోటి ఆంధ్ర ప్రాంతం కంటే ఎక్కువ PRC ఇస్తామని చెప్పి మళ్ళా పాలాభిషేకాలకి రంగం ఎందుకు సిద్ధంగా చేసుకుంటా ఉన్నారు. ఇత్యాది అంశాలకు సంబంధించి భారతీయ జనతా పార్టీగా ఫ్లోర్లో ఖచ్చితంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసినటువంటి ప్రతి తప్పుని ఎండగట్టడంతో పాటు ఎక్కడికక్కడ మల్లన్న సాగర్ ముంపు గ్రామాలు కానివ్వండి, R&R ప్యాకేజ్ కానివ్వండి, బైన్సాలో ఒక చిన్న అమ్మాయి మీద జరిగినటువంటి రేప్ సంఘటనకు సంబంధించి
కనీసం కేసు నమోదు చేయక శాంతి భద్రతల పరిస్థితిని రోజు రోజుకు దిగజారుస్తున్నటువంటి అంశాలు కానివ్వండి. ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్నికల సందర్భంగా జిహెచ్ఎంసీ ఎన్నికలలో వరదలు వచ్చినాయి. ఎన్నికలు ముగిసిన తర్వాత ఇంటికి పైసలు ఇస్తామన్నారు, 10,000 రూపాయలు ఏం దాకా వచ్చినాయి, ఎన్ని ఇచ్చినారు ఇత్యాది అంశాలతో పాటు అనేక అంశాలని ఈరోజు కూలంకషంగా చర్చించడం జరిగింది. ఖచ్చితంగా భారతీయ జనతా పార్టీగా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఎక్కడికక్కడ ఫ్లోర్లో నిలదీయడంతో పాటు వారు చేస్తున్నటువంటి తప్పుల్ని ఎత్తి చూపి ప్రభుత్వాన్ని సరి అయినటువంటి మార్గంలో నడిపించేందుకు భారతీయ జనతా పార్టీగా మేము వారికి సరి అయినటువంటి సలహాలు సూచనలు ఇచ్చేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాం. ఇఫ్ దే విల్ యాక్సెప్ట్ ఇట్ ఈస్ వెల్ అండ్ గుడ్ ఫర్ ద డెమోక్రసీ. ఇఫ్ దే డోంట్. वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव ने टीआरएस पार्टी के कारकुन की 13 साल बेटी की सालगिरह के मौके पर फोन किया और उनको तोहफा भेजकर हैरत अदा कर दिया। जिले करीमनगर के पार्टी कारकुन ख्वाजा नवाज हुसैन तेलंगाना कानून साज काउंसिल के 2 ग्रेजुएट हलकों के इंतखाबात के सिलसिले में पार्टी क़यादत की हिदायत पर गुज़िश्ता 20 दिनों से रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद में ही मुकीम हैं। उन्होंने पार्टी की इंतखाबी मुहिम में सरगर्मी के साथ हिस्सा लिया। इसी दौरान उनके रिश्तेदार के इंतकाल के बावजूद भी वो पार्टी की जानिब से उन्हें दी गई जिम्मेदारियों की वजह से हैदराबाद से नहीं जा सके। केटीआर को इस मौत की इतला पर उन्होंने ख्वाजा नवाज हुसैन को पुरसा दिया। इसी दौरान केटीआर को पता चला कि नवाज हुसैन की 13 साल बेटी की सालगिरह है, जिस पर केटीआर ने उन्हें फ़ोन करते हुए सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। जब केटीआर ने इस गुफ्तगू के दौरान नबीला नामी इस लड़की से पूछा कि उनको क्या तोहफा चाहिए, तो नबीला ने कुछ भी नहीं कहा, जिस पर केटीआर ने कहा कि वो अपनी तरफ से उनको तोहफा भेजेंगे। बाद अज़ां केटीआर ने उनको सालगिरह का तोहफा भेजा। उन्होंने कहा कि टीआरएस का इस्तेहकाम इसके पुरअज़्म कारकुनों की कुर्बानियों का नतीजा है। आप क्या उम्र रहेंगी आपकी? 13। अभी नहीं 12 हो गया आपका, अभी 13 में अभी इंटर हुए आप? हाँ ना। कौन सी क्लास में आप? 7वीं में? 7th क्लास। कौन सी स्कूल में आप? लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल। वेरी गुड। अंग्रेजी बोल रहे हैं क्या? अंग्रेजी बोलना आता है क्या? बोल रहा हूँ अंग्रेजी मीडियम है ना? हाँ आता। इंग्लिश मीडियम है ना? यस सर। తెలుగు వస్తుందా? అసలు కొంచెం 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 వస్తుందా? హ్యాపీ బర్త్డే బేటా. మీ నాన్నని ఇక్కడనే ఉంచినా ఏమనుకోకు. ఎలక్షన్ అయిపోగానే ఎల్లుండి పంపిస్తా. నీకేం గిఫ్ట్ కావాలి మరి? अरे कहीं को नहीं चाहिए बेटा, कम से कम आपके अब्बा को तो नहीं भेज पाया, तो कम से कम कोई गिफ्ट तो भेजा दो वहाँ पे। नहीं क्या चाहिए बताओ तुम्हें? क्या खिलौना चाहिए? क्या चाहिए तुम्हारे? नहीं अंकल कुछ नहीं चाहिए। अरे मैं बोल रहा हूँ ले लो तो क्यों नहीं, वो क्यों नको आपको? कुछ ना कुछ ले लो, मांगो। तेलंगाना जीतना बस है। अरे वाह। थैंक यू नबीला, थैंक यू बेटा। मैं जरूर करीमनगर जब आऊंगा तो जरूर मिलूंगा आपसे। जी अंकल। और मैं एक अच्छा गिफ्ट भी मैं ही सोच के कुछ आपके लिए भेजता हूँ, ठीक है ना? बहुत 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 बधाई आपको, बहुत बहुत मुबारक आपके जन्मदिन पे। ठीक है, राइट बेटा, राइट बेटा। Thank you for this all, and I am a big fan of you. Thank you so much. Hello KTR sir, thank you for this all, and I am so happy today. Thank you for this all. Thank you so much. Hello KTR sir, thank you for this all, and I am भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश के तिरुपति लोकसभा सीट के ज़मीनी इंतखाब में हिस्सा लेगी। इस सीट पर ज़मीनी इंतखाब ज़रूरी हो गया था क्योंकि रियासत की हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के इस हलके से नुमाइंदगी करने वाले बी दुर्गा प्रसाद राव गुज़िश्ता साल सितंबर में अचानक चल बसे थे। मरकजी ममलिकती वज़ीर ख़ारजा व बीजेपी आंध्र प्रदेश उमूर के इंचार्ज वी मुरलीधरन वो मावन इंचार्ज सुनील देवधर ने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी इंतखाबी मैदान में होगी, पार्टी के उम्मीदवार की हिमायत जनसेना पार्टी करेगी। बीजेपी के रियासती सदर सोमा वीरराजू और जनसेना पार्टी के सदर पवन कल्याण की ज़ेर सदारत मुनक़िदा इजलास में इस बात का फैसला किया गया।
आंध्र प्रदेश में बीजेपी के मुआवन इंचार्ज सुनील देवधर ने एक मरतबा फिर वाजे कर दिया है कि विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की निजीकारी की जाएगी, क्योंकि निजीकारी मुल्क भर में पॉलिसी है। उन्होंने विजयवाड़ा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुल्क के बाद शोबेजात जैसे दिफा, सिक्योरिटी के मासिवा तमाम अवामी शोबों के इदारों बशमुल विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की निजीकारी का फैसला मोदी हुकूमत का है। हुकूमत इन अवामी शोबों के इदारों पर अपनी पॉलिसी रखती है, ताहम इन इदारों में मुलाजिमत करने वालों की बेहतरी और उनके हुकूक की 100% जिम्मेदारी हुकूमत की है। उन्होंने बाद सियासतदानों की तरफ से निशानदही करते हुए कहा कि उन सियासतदानों ने अपने खानदानों को फ़ायदा पहुंचाने के सिवा रियासत आंध्र प्रदेश के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने खानदानी राज को फरोग दिया, चाहे वो वायस जगनमोहन रेड्डी हो या चंद्रबाबू नायडू ही क्यों ना हो। दोनों वज़राए आला ने खानदानी सियासत, ज़ात की सियासत अपने शख्सी फ़ायदे के लिए की है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रियासत की हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस बड़े पैमाने पर रियासत में तब्दीली मजहब को फ़रोग दे रही है। वाइजाग प्लांट के पसपर्दा ये सब काम किया जा रहा है। हुकूमत के स्पॉन्सर करदा तब्दीली मजहब की हिमायत की जा रही है। उन्होंने निशानदही की कि गुंटूर ज़िले में बड़े पैमाने पर गैर कानूनी सलीब का निशान बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इस सलीब को मुनहदम किया जाए जो गैर कानूनी है। आंध्र प्रदेश के कर्नूल में रथ के बिजली के तार की जद में आने से 2 अफराद की मौत हो गई और दीगर 15 झुलस गए। ये वाकया कलशब जिले के अरीकेरू गांव में हुआ। वहां एक रथ उत्सवम का एहतमाम किया गया था, उसमें यह हादसा पेश आया। तमाम झुलसे हुए अफराद को इलाज के लिए अदोनी के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। महलूकीन की शिनाख्त उसी गांव के रहने वाले 35 साला लक्ष्मणा और 30 साला शिवा के तौर पर की गई है। इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए श्रद्धालुओं की कसीर तादाद वहां आई थी। इतला मिलते ही वज़ीर लेबर जी जयराम ने वहां पहुंचकर तफसीलात मालूम की। उन्होंने महकमे बिजली के ओहदेदारों पर इस लापरवाही पर बरहमी का इजहार किया। तेलंगाना के जिले करीमनगर में हालत नशा में एक शख्स ने रास्ता रोक दिया। उसने तेलंगाना चौक इलाके में बैरिकेड लगाकर रास्ता रोक दिया। इस बैरिकेड के नतीजे में सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गई और सड़क इस्तेमाल करने वालों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस मौके पर जब एक ट्रैफिक कांस्टेबल ने इस मामले में मुदाखलत करते हुए बैरिकेड को हटाने की कोशिश की तो उसने एतराज़ किया और उस पर उसका झगड़ा कांस्टेबल से हो गया। उसने कांस्टेबल से बहस व तकरार भी की और दोनों में हाथापाई भी हुई। वहां से गुजरने वाले राहगीरों ने इस वाक़े की फिल्मबंदी अपने सेलफोन्स के कैमरों के जरिए कर ली और देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन का आंकड़ा आज 11,97,62,922 हो गया है, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 26,54,087 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 1,13,33,728 हो गया, जबकि 1,58,446 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 3,09,33 हो चुकी है और 1,652 अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 216 नए केसेस दर्ज हुए हैं और 2 मरीजों की मौत हुई है। रियासत में फिलहाल 1918 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने आज कोरोना वायरस का टीका ले लिया। उन्होंने हैदराबाद के जुबली हिल्स में वाक़ अपोलो हॉस्पिटल में कोरोना का टीका लिया। बताया जाता है कि मोहम्मद अली शब्बीर ने हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी की जानिब से तैयार करदा कोवैक्सीन ली। साबिक वजीर ने कहा कि कोरोना वायरस की वबा से महफूज रहने के लिए हर एक को टीका लेने की ज़रूरत है। इसी दौरान पीसीसी के साबिक सदर पुन्नला लक्ष्म्या ने भी आज कोविड वैक्सीन का पहला डोज लिया। हैदराबाद में गर्मी की लहर में बतदरीज इजाफे के नतीजे में लोग अब मेट्रो ट्रेनों में सफ़र को ज़्यादा तरजीह देने लगे हैं। कई अफराद धूप की शिद्दत से बचने के लिए अपनी खुद की गाड़ियों के बजाय मेट्रो का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके नतीजे में मेट्रो में मुसाफिरीन की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा ही होता जा रहा है। कई मुसाफिरीन ने कहा कि गर्मी की शिद्दत तमाज़त से बचने के लिए मेट्रो ही ट्रांसपोर्ट का मुनासिब व मुतबादिल तरीका है। कई मुसाफिरीन ने इसकी वजूहात बताते हुए कहा कि एक तरफ पेट्रोल की कीमत में गैर मामूली इजाफा होता जा रहा है तो दूसरी तरफ गर्मी की शिद्दत में बतदरीज रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से वो मेट्रो में सफ़र को तरजीह दे रहे हैं। चंद माह पहले तक लोग कोरोना के खौफ से मेट्रो का इस्तेमाल करने से गुरेज कर रहे थे।
और अपनी खुद की गाड़ी के इस्तेमाल को तरजीह दे रहे थे। ताहम कोरोना टीका अंदाजी के बाद लोगों के खौफ में कमी वाक़ई हुई और एक मरतबा फिर मेट्रो के मुसाफिरीन की तादाद बढ़ गई है। विकाराबाद जिले में तफरीह के दौरान पेश आए एक हादसे में 2 दिन का दूल्हा पानी में गर्काब हो गया। तफसीलात के मुताबिक दौलताबाद मंडल के अल्लाहपुर के पास एक खानदान तफरीह के लिए गए थे, जहां तालाब में तैराकी के दौरान 22 साला यासीन और 10 साला समीर पानी में गर्काब हो गए। रिश्तेदारों ने मकामी अफराद के ताउन से दोनों को पानी से निकाल लिया, जिसमें यासीन की मौत हो गई, जबकि समीर को तशवीशनाक हालत में हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। बताया गया है कि यासीन की 2 दिन कबली हैदराबाद के फलकनुमा की रहने वाली एक लड़की के साथ शादी हुई थी और इतवार को उनका वलीमा था। मजीद तफसीलात पुलिस हासिल कर रही है। मोटरसाइकिल के टायर में साड़ी फंस जाने के नतीजे में एक खातून गिरकर हलाक हो गई। यह हादसा रियासत तेलंगाना के जिले महबूबनगर में मानवापाड़ा स्टेज के पास पेश आया। महलूक खातून की शिनाख्त तुमलम्मा की हैसियत से कर ली गई है और उसकी उम्र 50 साल बताई गई। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब वो अपने बेटे के हमरा गाड़ी पर जा रही थी। मोटरसाइकिलें चलाने के शौक ने एक नौजवान को चोर बना दिया। हैदराबाद की कुकटपल्ली पुलिस ने इस नौजवान को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी शिनाख्त अरुण के तौर पर की गई है। पुलिस के मुताबिक यह नौजवान ऑफिस बॉय की हैसियत से काम करता था। उसके माँ बाप मजदूर पेशा बताए गए हैं। गाड़ियां चलाने के शौक ने उसे चोर बना दिया। वो गाड़ियां चुराकर अपना शौक पूरा किया करता था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके उसके पास से 3 मसरूका मोटरसाइकिलें जब्त कर ली। इंडिया और इंग्लैंड के बीच जुमे के रोज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए पहले T20 मैच में 66,200 फैंस स्टेडियम में मौजूद रहे थे। ये कोरोना के बीच लॉकडाउन के बाद खेले गए किसी भी क्रिकेट मैच में रिकॉर्ड है। इस स्टेडियम की कैपेसिटी 1,32,000 ऑडियंस की है। सीरीज से पहले गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने 100% फैंस को एंट्री की बात कही थी। इस फैसले को मैच से ठीक पहले रद्द कर दिया गया था। साथ ही 50% फैंस को एंट्री की मंजूरी मिली थी। एसोसिएशन के जराए की माने तो टिकट्स भी करीब 50% ही बिके थे। गुजरात एसोसिएशन के एक ओहदेदार ने बताया कि कम कीमत के टिकट्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा रही थी। इन टिकट्स की कीमत 500 और 1,000 रुपये थी। यही सबसे ज़्यादा बिके थे। लॉकडाउन के बाद स्टेडियम में फैंस के बीच पहली इंटरनेशनल सीरीज ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वुमेन्स टीम के बीच खेली गई थी। ये वनडे सीरीज पिछले साल सितंबर में आखिर में ब्रिस्बेन में हुई थी। मेंस क्रिकेट में पहला मैच नवंबर के आखिर में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। दोनों ही मैचों में लिमिटेड फैंस को एंट्री मिली थी। 5 T20 की सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड ने इंडिया को 8 विकेट से शिकस्त दी। मैच में इंडियन टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट गंवाकर 124 रन बनाए थे। इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम ने 15 ओवर 3 बॉल्स में 2 विकेट गंवाकर 130 रन बनाते हुए मैच अपने नाम कर लिया था। जोफ्रा आर्चर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस तेज गेंदबाज ने 23 रन देकर 3 विकेट लिए थे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने जुमे की शब एक साउंडिंग रॉकेट छोड़ा। 2 मराहिल पर मुश्तमिल ये रॉकेट खला में मुतवाजिन हवाओं और प्लाज्मा के तहत हालात में तब्दीलियों का जायजा लेगा। अपने ट्वीट में इसरो ने कहा कि साउंडिंग रॉकेट RH-560 को श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया ताकि खला में मुतवाजिन हवाओं और प्लाज्मा के हालात का जायजा लिया जा सके। ये साउंडिंग रॉकेट 2 मराहिल पर मुश्तमिल है, जिसका इस्तेमाल बालाई फिजाई कुर्रे के इलाके का जायजा लेने के लिए किया जाएगा। इसरो ने 1965 से देसी साख्ता रॉकेट्स को छोड़ने का आगाज किया था। 1963 में थम्बा एक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के थुम्बा में क़याम के बाद फ़िज़ा के बालाई तबक़ात के तबई और कीमाई मुज़ाहरे के मुताले व फ़िज़ाई साइंस के इम्कानात में पेशरफ्त की गई। 21 नवंबर 1963 को तिरुवनंतपुरम के करीब वाक़ थुम्बा से पहले साउंडिंग रॉकेट को छोड़े जाने के बाद हिंदुस्तान ने खलाई प्रोग्राम की शुरुआत की थी। साउंडिंग रॉकेट्स को फ़िज़ा के तज्ज़िये के लिए मुमकिन बनाया गया। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।